उसके पश्चात जब जज साहिबा के सामने मेरे बयान हुए थे, उस बयानों में जो भी था उन्होंने ये बोला कि लड़का जेल जाएगा। मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, मुझे न्याय चाहिए। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विक्रांत त्यागी। दोस्तों, जनपद बिजनौर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक लड़की के साथ कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले एक अन्याय हुआ। उस अन्याय के खिलाफ उसने आवाज उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया गया। कुछ नेताओं की सिफारिश समझ लीजिए, या कुछ पैसे का बल समझ लीजिए, या अन्य कोई कारण समझ लीजिए, एक लड़की के साथ दुराचार होता है और दुराचार के बाद लोक लाज के कारण वह खुलकर मीडिया के सामने आज तक नहीं आ पाई थी, लेकिन आज मीडिया के सामने आई है। हमें उसने अपने घर पर बुलाया है। हम नाम व चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि एक प्रेम के मामले में किस तरह से एक लड़की के साथ कितना दुराचार हो सकता है और न्याय के लिए कहां कहां की ठोकरें उसको खानी पड़ सकती हैं। तो नाम तो तुम्हारा पूछ नहीं सकते, ना ही बता सकते हैं। आप ये तो बता सकते हैं कि कौन से थाना क्षेत्र के गांव के हैं आप? मैं खेतपुर थाना क्षेत्र से हूँ। अच्छा, किरतपुर थाना क्षेत्र से हैं। क्या हुआ था, कुछ मामला बताएंगे? और कहां कहां धक्के खाने पड़े न्याय के लिए और क्या न्याय मिल गया है, पूरा मामला बताइए। कब की बात है? लड़का कौन था, कहाँ का रहने वाला था? लड़के का नाम सौरभ था, वह आर्मी में जॉब करता है। उसके फादर का नाम संजू संजू है। जो लड़का फिलहाल अभी भी आर्मी में जॉब कर रहा है। कुछ समय पहले, चार चार साल पहले, वो लड़का मेरे से आते जाते स्कूल के टाइम मिला करता था और मेरी उससे बातचीत हो गई। पहले तो बोला फ्रेंडशिप करेंगे, फ्रेंडशिप करने के जगह उन्होंने मेरा गलत यूज करा। उनने मुझे धोखे से, मेरे जगह का शारीरिक शोषण करने के लिए मुझे धोखे से बुलाया। जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया यहीं पे बिजनौर में, तो उनने मुझे बुलाया। वो लड़का छुट्टी पे आया हुआ था, दिसंबर का महीना था। उनने मुझे 26 दिसंबर को होटल में बुलाया, शिवा मंडप, नूरपुर रोड पर। वहां जाके उन्हें ये बोला कि तेरे बर्थडे की पार्टी का प्लान करेंगे, लेकिन वो बर्थडे की पार्टी के प्लान की जगह मेरे साथ उन्हें शारीरिक शोषण करा। फिर शिकायत दर्ज कराई तुमने कहीं? नहीं, मैंने उससे कहा कि तूने मेरे साथ गलत करा, मैं अपने घर पे बोलूंगी, तेरे घर पे बोलूंगी और पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। उनने बोला ऐसा कुछ मत कर, तू और मैं शादी कर लेंगे, मैंने कोई गलती नहीं करा। उसके बाद ये लड़का मुझे अपने घर पे ले गया। इसकी मम्मी मनोज देवी, वे इसके चाचा कलवा, वे इसके भाई गौरव और ये सौरभ, इन्होंने मुझसे बोला इन्हें तेरे साथ कुछ गलती नहीं करा, ये उनने मतलब सही करा है, हम तेरी शादी कुछ टाइम बाद करते हैं जब तू बालिग हो जाएगी। उस टाइम पे मैं नाबालिग थी, 16.5 साल मेरी उम्र थी। अच्छा, लड़के की उम्र कितनी थी? लड़की की उम्र होगी 23-24 के समथिंग होगी। उसके बाद कुछ टाइम तक हमारी बातचीत चलती रही। करीब 2024 को 18 वर्ष की हो गई, तो 25 तारीख को मेरे लिए मेरे घर वालों ने लड़का देखा, जो मुझे पसंद नहीं था। मैंने घर वालों से आके मना कर दिया था, लेकिन मेरे घर वालों ने बोला लड़की राजी हो जाएगी तो हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद ये बात मैंने सौरभ से रखी। सौरभ ने बोला कि मैं जब छुट्टी आ जाऊंगा तो तू और मैं बात करेंगे, आराम से फैमिली को समझाएंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद वो जून में छुट्टी में आता है। छुट्टी में आने के बाद उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं मिलने पहुंच गई। उन्हें बोला शादी वादी तो करेंगे नहीं, लेकिन मेरे साथ फिर से वही चीज करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि ये सब ठीक नहीं है, अब मैं कुछ नहीं करूंगी, तेरा मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं है। ये कहकर मैं अपने घर पे आ जाती हूँ। वो अगले दिन फिर परेशान करता है मुझे, कॉलेज में आते जाते परेशान करने लग गया। उसके बाद फिर उन्हें मेरे घर पे 30 जून को मेरी माता जी के फोन पे फोन करके उल्टी सीधी गालियां गई, जो रिकॉर्डिंग मेरी माता जी के पास है। 19 मिनट की मेरी माताजी ने रिकॉर्डिंग करने के बाद मेरी माताजी ने मुझसे पूछा, मैंने बोला मुझे नहीं पता ये कौन है। उसके बाद माताजी ने जो मतलब लड़का उन्हें नाम बताया था कि मैं सौरभ फौजी बोला, एंड में ये बात उन्हें बोली थी सुहेडी से। मेरी मम्मी ने सुहेडी में फोन लगाया, जो मेरी मम्मी के जानने वाले थे, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जो तुमने लड़का देखा है उसका ये चचेरा भाई है। मम्मी ने उसके पिताजी को बुला के ये बात रखी, लेकिन उसके पिताजी ने ये बोल दिया वो तो मानने का नहीं, तुम ये रिपोर्ट कर दो। अच्छा। मेरी माताजी सीधे सीधा, मेरे बाबा राम कुमार बालाजी हॉस्पिटल में रहते हैं, उन्होंने और मेरी माता सीमा और मैं, हम तीनों ने जाके थाने में एप्लीकेशन दे देते हैं। फिर उसके बाद हमें पेद्दे चौकी में बुला दिया गया, जो सौरभ और सौरभ के कुछ परिवार वाले
और मेरी माताजी और मैं और मेरे बाबा जी जो बालाजी हॉस्पिटल में है, राम कुमार जी, वो हम तीनों से बात करते हैं। ये बोल देता है कि हाँ मैंने कॉलिंग नहीं करी। जब मैंने फोन में मेरी मम्मी ने डिटेल दिखाई तो इन्हें बोल देता हाँ मैंने की है, लेकिन ये नंबर मेरे पास 4 साल से है। मम्मी ने बोला ठीक है, मैंने कोई बात नहीं कही क्योंकि मैंने अपनी बात पहले उससे अपना रिश्ता नाता खत्म कर दिया था। अब तो गलती उसकी थी कि वो मेरे घर पे फोन करके ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद मेरी माताजी से बोल देता है मेरे 4 साल पहले से नंबर है। मेरी माताजी ने फिर से पूछा, फिर उसके बाद मेरी माताजी एसपी सर के पास जाती है, एप्लीकेशन देती है। वो किरतपुर थाने को ऑर्डर करके मेरी माताजी की कार्रवाई जो उन्होंने शिकायत पत्र दिया था उस पर शिकायत पर जांच करने के लिए भेजते हैं। ये किरतपुर थाने में आते हैं सौरभ के चाचा कलवा और अन्य जानने वाले, और मेरी माताजी और रामकुमार बाबा जी जो बालाजी हॉस्पिटल के हैं। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ। इनके सामने बात रखी, उन्होंने अपनी गलती मानी। गलती मानने के बाद बोला कि मेरे तो तुम्हारी लड़की के साथ संबंधित प्रेम संगम है 4 साल से, इसलिए मैं उस लड़की की शादी कहीं भी नहीं होने देने का, क्योंकि मैंने उसके साथ ऐसे ऐसे करा। और जी मतलब गलत संभोग करने के बाद शारीरिक संबंध बनाए उन्हें मेरे शिवा मंडप नूरपुर में। कोई बात नहीं, मेरी माता जी ने कुछ नहीं बोला, वो घर पे आ जाती हैं। इन्होंने बोला कि मतलब ऐसा वैसा कैसा काटे। मम्मी ने बोला दरोगा जी का फोन आता है, बातचीत करते हैं। बातचीत करने तो उन्होंने कहा तुम्हारे घर पे आ जाते हैं बात करने के लिए। वे हमारे घर पे 8-9 आदमी आते हैं हमारे घर पे बात करने के लिए। चाचा उसके चाचा कलवा और अन्य लोग जो मैं नहीं जानती फिलहाल वे कौन थे या क्या थे। उन्होंने हम पे पैसों का जबरदस्ती दबाव दिवाया, बोला कि लड़का शादी नहीं करेगा, वो जहर खा के मर जाएगा, वो ऐसी धमकी दे रहा है। मेरी मम्मी ने जो पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला तो फिर क्या चाहती हो। मम्मी ने बोला आप मेरे से बड़े हो, जो चाहते हो आपको मुनासिब लगे वो ठीक है। तो उन सब ने बोला और उसके चाचा ने भी बोला कि हम शादी कर लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसका जवाब हम सुबह को दे देंगे आपको यहाँ से जाने के बाद। कोई बात नहीं, जब यहाँ से बातचीत हो जाती है सुबह को फोन से कोई जवाब नहीं आता है। हमने अगले दिन भी वेट करा। अगले दिन उसका माताजी का फोन आता है, मनोज देवी, सौरभ की मम्मी मनोज देवी, राम कुमार बाबा जी के पास जो बालाजी हॉस्पिटल में है। उनसे बोलती कि हम शादी तो कर लेंगे लेकिन हमें 40 लाख रुपए चाहिए। बाबा जी ने बोल दिया ठीक है, हम आपकी बात करके मैं उनसे बता दूंगा। उन्होंने ये बात हमसे रखी। मेरी मम्मी ने साफ इनकार कर दिया, मुझे ऐसा कुछ नहीं देना, जो मैं अपनी बेटी थोड़ी बेच रही हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं देने। उसके बाद मेरी मम्मी ने कोई कदम नहीं उठाया। मुझे अपनी बेइज्जती फील हुई समाज के नजरों से, क्योंकि मुझे हर जगह बेइज्जत और जलील कर रख दिया गया। मेरे फोटो वोटो वगैरह जो थे, मतलब जो फोटो थे सौरभ के और मेरे प्रेम संगम में खिंचे हुए, जो रेस्टोरेंट या होटल वगैरह जहां जहां मिलते थे फोटो खींचे, उन्हें सब जगह, और मेरे जो जान पहचान वाले स्कूल कॉलेज वॉलेज के थे सबको दिखाया। दिखाने के बाद मेरी बेइज्जती हो गई। मैंने बिजनौर थाना कोतवाली में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। वहां पे रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मुझे वहां से 5 दिनों मैंने वेट करने के बाद मेरा कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मैं सीधा एसपी सर के यहाँ पहुंचती हूँ। एसपी सर ने बोला कि तुम्हारा क्या क्या मैटर है। मैंने उन्हें अपनी सारी बातचीत बताई, क्या क्या मेरी बात थी क्या नहीं। उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया। सबूतों के अनुसार मेरा उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं करा। उन्होंने ये बोल दिया आप नजबाबाद चले जाना, आपकी सुनवाई हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है। शाम को मेरे पास नजबाबाद से फोन आता है और 2 दिन बाद हम वहां पे नजबाबाद चले जाते हैं। वहां पे जाके पता चला इन्हें भी बुलाया हमें भी बुलाया, लेकिन ये नहीं पहुंच पाए। इसके पापा संजू, सौरभ के पापा संजू ने वहां पे हमें भी बहुत बदतमीजी से बात करी, और मेरी मम्मी से भी, हम दोनों से बहुत बदतमीजी से बात करी, गाली गलौज देके, लेकिन वहां पे भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने बोला कुछ टाइम बाद आना, 8-10 दिन बाद। हम 8-10 दिन बाद फिर से जाते हैं तो वो पुलिस वाले भी बदल जाते हैं, सब कुछ बदल देते हैं। बोल देते हैं कि वो पहले तो बोल रहे थे कि आपके मैचिंग हो रही है, कॉल डिटेल उटेल, फिर बाद में बोल देता है सर के सामने, जो बड़े वाले सर थे दूसरे वाले, उनके सामने सीओ सर के सामने मना कर देते। पहले सीओ सर से मेरी बात नहीं करा रहे थे, लेकिन मैं अपने आप ही सीओ सर के पास चली गई। उन्होंने मेरी बात सुनी। सीओ सर ने मुझे बोला जो लड़का आया हुआ था, लड़के का भाई गौरव बड़ा वाला। सीओ साहब कौन थे उस समय नजीबाबाद जो आपकी जांच सौंपी गई? कुछ नाम वगैरह याद होगा या नहीं? नहीं सर, नाम तो मेरी याद। समय कब की बात है लगभग? अगस्त की बात है। अच्छा, अगस्त 2024। हाँ, 7 अगस्त की बात है। अगस्त की बात। दोस्तों, सुशासन बाबू की सरकार में अभी गुड़िया ने, हमारी बहन ने जितनी वार्ता की है, अभी हालांकि और भी बात आगे बताएगी ये क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन इतने ही मामले में 4-5 धाराएं तो बन रही हैं। उनमें मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ,
यह भी पूछेंगे। पहली धारा तो मान लीजिए प्रेम प्रसंग, और उसके बाद शारीरिक संबंध 376 धारा बन रही है। बच्ची 16-17 साल की थी तो पोस्को एक्ट की भी बन रही है। और फोटो इसके जो आपत्तिजनक स्थिति में थे वो वायरल किए गए ये बता रही है, तो एक धारा उसकी भी बनती है। और अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की धाराएं बन रही हैं। मुकदमे दर्ज हुए इन धाराओं में या नहीं हुए? जी, मेरा कोई मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन समय लगने के बाद वहां से भी मुझे कोई जरिया हासिल नहीं हुआ। तो वहां पे जो मेरी बातचीत हुई, सब कुछ मैंने प्रूफ दिए, उन्होंने मेरी थोड़ी बहुत सुनवाई करी। उसका भाई गौरव आया था, उसने भी चुप हो गया था। उन्होंने बोला लड़की शादी करेगा नहीं तो वो जेल जाएगा। उन्होंने वहां से चुप होकर वापस आ जाते, कोई जवाब नहीं दिया। मुझे भी फिर भी सर चुप से हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद ना उन्होंने उस लड़के को बुलाया, आज तक वो लड़का मेरे सामने नहीं लाए। कोई भी मेरी सुनवाई करने के लिए, मैंने सब जगह से प्रयास करा कि लड़के से मेरी बातचीत भी कराओ, भाई मेरे अंदर क्यों ऐसा, उन्होंने मेरे साथ करा, लेकिन आज तक उसे मेरे सामने नहीं लाया गया। उसके बाद मैं एसपी सर के पास चौथी बार फिर से जाती हूँ। एसपी सर ने मेरा मुकदमे के लिए कोतवाली थाने को ऑर्डर कर दिया। उन्होंने मेरे मुकदमे बोला कि चले जाओ। वहां पे मैं जाके गई तो जो उदय प्रताप है थाने के मालिक थे, उन्होंने बोला कोई तुम्हारा मुकदमा दर्ज होगा नहीं, तुम चले जाओ। मैंने कहा सर एसपी सर का ऑर्डर है, जब होगा तो हम खुद कर देंगे। फिर रात को मेरे पास 11 बजे फोन आता है, मेरा मुकदमा दर्ज हो गया। अगले दिन मैं अपना मुकदमा लेने के लिए कोतवाली थाने पहुंच जाती हूँ। 13 अगस्त को मेरा मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के तत्पश्चात 2 दिन बाद मेरा मेडिकल कराया गया। मेडिकल और मेरे बयान 161, 164 के कराए गए, जिसमें धारा 376 पोक्सो में मेरा मुकदमा दर्ज हुआ। 772/3/4 पोक्सो में दर्ज हो गया। उसके बाद मेरा मेडिकल बयान होने के बाद मैंने जो प्रूफ दिए, उसके बाद थाने में मेरा 3 दिन फोन रखा। उदय प्रताप सर ने मेरे साथ बदतमीजी से, सलूक से, डरा धमका के मेरे बयान लेने की कोशिश करी, लेकिन मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उसके पश्चात जब जज साहिबा के सामने मेरे बयान हुए थे, उस बयानों में जो भी था उन्होंने ये बोला कि लड़का जेल जाएगा। एसआई सर के लिए उसके लिए ऑर्डर भी बोला, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया कि लड़के को बुलाया जाए उसकी ड्यूटी से। उसके तत्पश्चात मैंने उनसे पूछताछ बहुत करी, बता दो क्या हुआ क्या नहीं, कोई जवाब नहीं देते थे। बल्कि मुझे 3 दिन फोन थाने में मेरा रखा और सब कुछ जितने भी मेरे एविडेंस लड़के के खिलाफ थे सब डिलीट कर दिए। ध्यान देने योग्य बात है कि पुलिस ने एविडेंस एकत्रित करने के उद्देश्य से बच्चे का मोबाइल लिया, 3 दिन तक रखा, और 3 दिन बाद जब इसका मोबाइल इसे वापस किया गया तो उसमें से फोटो, रिकॉर्डिंग इत्यादि जो भी सामग्री थी सभी डिलीट कर दी गई, ऐसा इसका आरोप है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो मेरे विवेचक थे संजीव सर, वे बोलते तुम्हारी, मैंने पूछा तो मेरे मुकदमे में कुछ जो लिखा हुआ उसके एक्शन क्यों नहीं ले रहे, उसके खिलाफ ना उससे पूछताछ कर रहे हैं। मेरे घर पे तो आ रहे हो, उससे कोई पूछताछ नहीं कर रहे हैं, मुझे रोज थाने में उठा के रख रहे हो। तो उदय प्रताप, तुम्हारी विवेचना उदय प्रताप सर कर, उदय प्रताप से पूछा, वे उल्टा सीधा बोल के मुझे डरा धमका के मुझे उल्टा भेज देते थे। कुछ पश्चात बाद मुझे पता चला कि मेरे केस में एफआईआर लगा दी गई। मैंने पूछताछ करी, एफआईआर लगी, मुझे वकील जी के थ्रू पता चला। उसके बाद मुझे गलत तो गलत है, फिर उसके बाद मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था। मैं मुरादाबाद डीआईजी ऑफिस चले जाती हूँ दिसंबर में। वहां पे जो मेरे जो एविडेंस थे और 1-2 इकट्ठे, जो भी ऐसा था ना, जो लड़का था वो मेरे पास कभी कभी बीच में कॉल कर देता था। अच्छा। तो उस लड़के ने मेरे पास जो मतलब फोटो वोटो थे शादी के, उसके भाई की शादी में गई थी, फोटो वोटो थे मेरे पास, वे फोटो मेरे पास उन्होंने भेज दिए। एक दिन नशे में उन्होंने मेरे पास कॉल करी, वे फोटो मैंने सेव कर लिया। अब उनकी हेल्प की वजह से मैं डीआईजी ऑफिस मुरादाबाद दिसंबर में चले जाती हूँ। वहां पे उन्होंने बोला हम बुलाएंगे, जो उन्होंने एफआईआर लगाई है आमने सामने आपकी बात कराएंगे, ठीक है, अगली बार आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हमें फिर दोबारा बुलाते हैं, वो फिर दोबारा नहीं पहुंचते हैं यहाँ से, कोई बात नहीं, उन्होंने बोला तिवारा आ जाना, कोई प्रॉब्लम होगी। हम तिवारा पहुंचते हैं, वे तभी भी नहीं आते हैं। इतने धक्के खाने के बाद भी सर नहीं आते हैं बिजनौर से, जो डीआईजी सर ने बुलाए थे उदय प्रताप सर। अच्छा। चौथी बार में जब उन्होंने बोला कि नहीं आओगे तो हम कुछ एक्शन लेंगे आपके खिलाफ, चौथी बार में आ जाते हैं। उन्होंने मेरी सुनवाई करी, मैंने जो प्रूफ दिखाया उन पर भी मेरी बातचीत करी और उदय प्रताप सर के सामने मेरी बातचीत कराई। मैंने बोला कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा करा। उन्होंने बोला कि तुम्हारी विवेचना हम यहीं पे ट्रांसफर कर देते हैं मुरादाबाद के लिए। उसके बाद मेरी विवेचना 9 जनवरी को ट्रांसफर मुरादाबाद के लिए हो गई। मुरादाबाद अभी चल रही है विवेचना। यशपाल सर के पास मेरी विवेचना चली 3 महीने। 3 महीने के बाद उन्होंने भी एफआईआर लगा दी। मुझे संतुष्टि नहीं हुई इस बात की। एफआईआर लगाने के बाद मैं फिर से डीआईजी ऑफिस गई, उन्होंने भी कोई एक्शन मतलब नहीं लिया। उसके बाद मैं लखनऊ गई।
28 अप्रैल को लखनऊ गई, वहां पे मेरी उन्होंने बातचीत सुनी, मेरी सुनवाई करने को बोला। उन्होंने मेरी विवेचना के लिए फिर से ऑर्डर कर दिया। मेरी विवेचना फिर से मुरादाबाद चल रही है विवेचना, जो मेरी विवेचना हाल ही में विजेंद्र सर कर रहे हैं कोतवाली थाने मुरादाबाद में। कितने समय से चल रही है? 2 महीने हो गए। अच्छा, 2 महीने हो गए। कितनी बार तुम्हें पूछताछ के लिए बुलाया उन सर ने जो इस समय विवेचना कर रही है? एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया उनका। हाल ही में मैंने नंबर लेके बातचीत करी, उन्होंने बातचीत करी। बातचीत करने के बाद वो मुझे भी सही से नहीं कहते, जो मतलब मेरी बातों की अवहेलना कर रहे हैं। बोले पहले से इसमें एफआईआर लगी हुई है, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास हाल ही में मौजूद है। उन्होंने भी कोई सुना सकती हैं? हाँ जी, सुना सकते हो। जो विवेचक हैं, तीसरी बार विवेचना हो रही है और तीसरी बार के जो विवेचक हैं उनके क्या बयान है इस लड़की से, वो आपको हम सुनवाने का प्रयास करते हैं। सर विवेचना कर रही हैं आप, विवेचना करने नहीं आए आप? कहाँ से जी? बिजनौर से बोल रही हूँ चौधरी। ना आप मेरी विवेचना करना है, ना कोई मेरे से पूछताछ करी, कुछ भी नहीं। मेरी विवेचना में चल क्या रहा है? पूछताछ तो पहले हो रही है, क्या करनी मुझे आपसे? मेरी आज तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। मेरी पहले से पहले ऊपर से ऊपर ही कर दी। आप 2-3 बार विवेचना कर रहे हैं, आपने भी कोई पूछताछ नहीं करी है। आपके विवेचना में मतलब पूछताछ क्या करूँ? आपकी विवेचना पूछताछ करने का मुझे मौका ही नहीं, पहले ने रखी जो भी रखी। जब मेरी किसी ने कुछ करी नहीं, आपको जब तो तीसरी बार विवेचना सौंपी। सब कुछ दिखा कर रखी आपसे कई बात। ना मैंने उस नंबर की कोई लोकेशन निकाल रखी है, ना कॉल हिस्ट्री निकाल रखी है। दूसरे का नंबर निकाल रखा है इन्होंने। जो नंबर मैं बता रही हूँ उसकी हिस्ट्री निकाल रहे हैं। कौन से नंबर की? मतलब उसी के नंबर की तो निकली काट दिया। इसके बाद कॉल कट कर दी। हाँ जी। तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी। रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं दरोगा जी कि मैं तुझसे क्या पूछताछ करूं, जो पहले वाले थे उन्होंने ही पूछताछ कर ली, यानी कि जो पहले हुआ वही अब होगा, क्योंकि पुलिस पहले भी मिली हुई थी और अभी भी मिली हुई है। तो विवेचना क्या लगता है गुड़िया के इस बार भी फिर से एफआईआर लगेगी या न्याय मिलेगा? एफआईआर लगेगी फिर से, मुझे पक्का पता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग से और उनकी बातों से महसूस हो जाता है जब वो विवेचना करने नहीं है कि वो एफआईआर ही लगाएंगे। बोलना है ना, जो पहले हुआ वही होगा, तो फाइनल है, फाइनल कॉपी लगाएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या चाहती हो? मुझे न्याय चाहिए। जब मुझे कहीं न्याय नहीं मिला तो मुझे मीडिया के थ्रू आना पड़ा, आपके पास मुझे आना पड़ा और मुझे यहाँ पे ये सब कुछ बोलना पड़ा। अच्छा, तो गुड़िया न्याय तो न्यायालय देगा। अब आपकी जो आवाज है वो हमारे जरिए, हमारे चैनल के जरिए बहुत लोगों तक पहुंचेगी। तो इससे पहली बात तो ये बताइए कि आप जो लड़का है वो उसका नाम वगैरह उजागर करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती? हाँ जी, करना चाहती हूँ। जिला सुहेड़ी। अच्छा। सुहेड़ी का है, उसके फादर का नाम संजू, पुत्र सौरभ फौजी, जो बोलता है कि मुझे 4 खून भी माफ है। अच्छा, 4 खून माफ है? हाँ जी, ये बोलता है, ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि वो 4 खून मुझे माफ है। जो मेरी माता के थ्रू उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मेरे पास कुछ भी एक्शन लिया तो मुझे 4 खून माफ है। अच्छा, हाँ जी। चलो, तो 4 खून माफ होने लगे। अब यदि कोई आर्मी में है ना ये बंदा, हाँ जी, आर्मी में यदि पहुंच गए तो वहां पर जाकर 4 खून कैसे माफ होने लगे, यह भी एक सोचने वाली बात है। तो गुड़िया आप पढ़ी लिखी कितनी है? जी, मैं एमएससी फर्स्ट ईयर कर रही हूँ और साथ में मैंने एनसीसी कंप्लीट की है अभी। अच्छा, तो ये तो तुम्हें पता होगा कि 4 खून माफ है या नहीं है किसी को भी? नहीं सर, ऐसे जितनी मैंने बुक्स पढ़ी है और जितनी मुझे नॉलेज है, हाल ही में आप भी पता होगा कि 4 खून किसी भी, कोई सी भी पढ़ाई कर ले, कोई सी भी पोजीशन पे पहुंच जाओ, किसी में 4 खून माफ नहीं है, क्योंकि किसी को कोई हक नहीं बनता कि कोई किसी को मारे। तो दिखाइए कौन बंदा है किसने 4 खून माफ होने का दावा किया है। ये है, क्या नाम है? सौरभ। अच्छा, और शादी अब इनकी हो गई अभी या नहीं हुई? नहीं सर, अभी इसकी कोई शादी नहीं हुई है। अच्छा, तो आप शादी करना चाहते हैं या क्या मन है आपका, सजा दिलाना चाहते हैं जो आपके साथ हुआ? मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, मुझे न्याय चाहिए। अच्छा, तो दोस्तों जनपद बिजनौर की यह बच्ची है और अभी लगभग 20 साल इसकी उम्र है, 19 साल। तो दर दर भटक रही है, लखनऊ तक घूमकर आ चुकी है, लेकिन अभी तक इसको किसी भी प्रकार का न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उन अधिकारियों के मतलब माथे पर पसीना आ जाए जिन अधिकारियों ने इसके साथ ऐसा अन्याय किया है,
क्योंकि अन्याय करने वाला जो लड़का था उसके साथ साथ वह भी अन्याय करने वाले हैं जिन्होंने इसे न्याय मिलने में मदद नहीं की है और बार बार एफआईआर लगाते हैं। रिकॉर्डिंग हमने आपको सुना दी है कि फिर से एफआईआर लगने वाली है। बिटिया परेशान है, इसको न्याय दिलाने में मदद कीजिए। जय हिंद।